Good day, students. Today we shall continue with the simplification of context-free grammars. In the last lecture, we have discussed the meaning of simplification of CFG. That is, a grammar that contains null productions, unit productions, and useless productions or symbols is a complex context-free grammar, and we need to eliminate these three types of defects or problems from the CFG to make it simplified. In the last lecture, we have discussed how to remove null productions from the context-free grammar. Then we discussed how to remove unit productions from the context-free grammar. In this lecture, we will discuss how to remove useless symbols or productions from the context-free grammar. In the last lecture, I have also told you that to remove unit production from a context-free grammar, first, if the grammar contains null production, you have to remove those null productions, because when you remove null productions, then it will create unit productions in the grammar. So after applying the elimination of null productions, then you have to remove the unit productions. So be careful about this thing. So what is a useless variable or symbols, or we can say useless productions or useless derivations? A variable symbol, a variable or a symbol x is useful if there is a derivation s derives alpha x beta derives w. Means we start from the variable s. After applying various production rules, we reached at alpha x beta, and then after applying various rules, we reached at a string w. For some alpha, beta and w, where w belong to summation star, कहता अल्फा बीटा और w के लिए, जहाँ पे w क्या है, एक स्ट्रिंग है समेशन स्टार का, यानी कि स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स. अदरवाइज x इज यूजलेस. अदरवाइज x क्या है, यूजलेस है. यानी कि x अगर हमको किसी स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स पे नहीं लेके जाता तो x हमारे लिए क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा. वो हमारे किसी काम का नहीं है. हमारे पास कहता जी टू एस्पेक्ट्स हैं यूजफुलनेस के, कि कब हम कहेंगे कि हमारे पास जो सिंबल है या वेरिएबल है या प्रोडक्शन रूल है वो यूजफुल है. पहली बात, सम टर्मिनल स्ट्रिंग मस्ट बी डेरिवेबल फ्रॉम एक्स. एक्स से कोई ना कोई टर्मिनल स्ट्रिंग डिराइव होना चाहिए, ये पहली बात है. अगर टर्मिनल स्ट्रिंग डिराइव हो रहा है, यानी कि स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल डिराइव हो रहा है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो, तो मैं कहूँगा कि वो यूजफुल हो सकता. सेकंड थिंग, एक्स मस्ट ऑकर इन ए स्ट्रिंग डेरिवेबल फ्रॉम एस. और दूसरी बात कहता एक्स एस से शुरू की हुई किसी ना किसी डेरिवेशन के अंदर जरूर आना चाहिए. एक्स एस से शुरू की हुई किसी ना किसी डेरिवेशन के अंदर जरूर आना चाहिए. अगर एक्स एस से शुरू की हुई किसी डेरिवेशन के अंदर नहीं आता तो एक्स हमारे लिए यूजलेस है, चाहे एक्स किसी स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स को डिराइव करता हो तो भी वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा. एक वेरिएबल, एक और तरीके, एक दूसरी बात देखते हैं. ए वेरिएबल एंड द कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन इज सेड टू बी यूजलेस. ये यूजफुल की बात कर रहा था कि यूजफुलनेस कब होगी. पहली बात कि वो टर्मिनल ड्राइव करता हो या स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल ड्राइव करता हो. दूसरी बात, वो एस से शुरू हुई किसी ना किसी प्रोडक्शन के अंदर आता हो. ये यूजफुलनेस की बात. अब दूसरा तरीका थे कि यूजलेस कब होगा.
द वेरिएबल कैन नॉट ड्राइव ए टर्मिनल स्ट्रिंग इन एनी वे। जो वेरिएबल है वो किसी भी तरीके से टर्मिनल स्ट्रिंग को ड्राइव नहीं कर रहा, तो वो मेरे लिए यूजलेस है। द वेरिएबल कैन नॉट बी रीच्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग वेरिएबल एस, और आप अगर एस से किसी भी तरीके से उस वेरिएबल तक नहीं पहुंच पा रहे तो भी वो मेरे लिए यूजलेस है। यहाँ ऊपर हमने यूजफुलनेस की बात की, नीचे हमने यूजलेसनेस की बात की कि यूजलेस कब होगा या हमने यूजफुल कब होगा। ठीक होगी जी बात। ये दोनों अपोजिट बातें। इसमें क्या है, द वेरिएबल कैन नॉट ड्राइव है, पहली बात कि वेरिएबल कोई टर्मिनल स्ट्रिंग ना ड्राइव करता हो या किसी टर्मिनल को ड्राइव ना करता हो, और दूसरी बात वो एस से शुरू की हुई किसी डेरिवेशन के अंदर ना आता हो, या हम एस से शुरू की हुई से शुरू करके उस पर कभी भी नहीं पहुंच पा रहे, तो वो हमारे लिए फिर यूजलेस है। चलिए देखते हैं, पहले एल्गोरिथम देखेंगे फिर एग्जांपल देखेंगे, तो बात थोड़ी और ज़्यादा क्लियर होगी। सो एल्गोरिथम to remove all useless variables and the corresponding productions from the CFG। चलिए सबसे पहले क्या कहता है कि अगर आप यूजलेस वेरिएबल्स और कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन रिमूव करना चाहते हो और आपकी ग्रामर के अंदर नल प्रोडक्शंस हैं, ठीक होगी जी बात। अगर आपकी ग्रामर के अंदर नल प्रोडक्शंस हैं तो उसको रिमूव कर दीजिए। इससे क्या होगा, ग्रामर के अंदर यूनिट प्रोडक्शंस प्रोड्यूस हो जाएंगे। फिर दूसरा स्टेप क्या कहता है, अगर नल प्रोडक्शन रिमूव करने के बाद यूनिट प्रोडक्शन प्रोड्यूस हो जाती हैं तो उनको भी रिमूव कर दे। इस स्टेप से आपकी ग्रामर के अंदर यूजलेस प्रोडक्शंस जो भी होंगी या यूजलेस वेरिएबल होंगे वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है, ना तो नल प्रोडक्शन है ना ही यूनिट प्रोडक्शन है, अगर मान लीजिए नल प्रोडक्शन नहीं है बट यूनिट प्रोडक्शन है तो आपने दूसरा स्टेप लगाना है। बट अगर नल है तो पहले नल प्रोडक्शन हटाएं, नल प्रोडक्शन हटाने के बाद अगर यूनिट प्रोडक्शन आ जाती है तो यूनिट प्रोडक्शन हटाएं। नल प्रोडक्शन नहीं है और यूनिट प्रोडक्शन है तो पहले यूनिट प्रोडक्शन हटाएं, फिर आगे वाले स्टेप आपने अप्लाई करने हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है। फिर जो आप जब वेरिएबल रिमूव करोगे तो यूजलेस वेरिएबल रिमूव होंगे, अदरवाइज अगर आप इन दो स्टेप्स को फॉलो नहीं करोगे और सीधा यूजलेस वेरिएबल्स को रिमूव करना शुरू करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं पहला स्टेप, ये इट इज अगेन ए टू स्टेप प्रोसीजर। स्टेप 1, अब मैंने आपको बताया था दो चीज़ें हैं। पहली बात कि मेरा वेरिएबल टर्मिनल स्ट्रिंग को ड्राइव करता हो, दूसरी बात वो एस से शुरू की हुई किसी ना किसी प्रोडक्शन के अंदर होता हो। तो पहले स्टेप के अंदर हम वो सारे वेरिएबल हटा देंगे जो टर्मिनल स्ट्रिंग ड्राइव नहीं कर रहे। दूसरे स्टेप के अंदर हम वो सारी प्रोडक्शन हटा देंगे जो एस से शुरू की हुई किसी डेरिवेशन के अंदर नहीं आते। तो चलिए पहला स्टेप देखते हैं। सो रिमूव ऑल वेरिएबल्स दैट कैन नॉट ड्राइव ए टर्मिनल स्ट्रिंग। हमने वो सारे वेरिएबल रिमूव कर देने हैं जो टर्मिनल स्ट्रिंग को ड्राइव नहीं कर रहे। तो क्या करना है, कहता इनिशियली फॉर एवरी ए दैट बिलोंग्स टू, कहता हर एक वेरिएबल ए जो वी को बिलोंग करता है, सेट ऑफ वेरिएबल्स को बिलोंग करता है, फॉर विच पी हैज ए प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म, जिसके लिए पी के अंदर एक प्रोडक्शन है किस टाइप की, ए ड्राइव्स x1 x2 x3 अप टू xn वेयर ईच xi बिलोंग्स टू टी, जहाँ पे हर एक xi किसको बिलोंग करती है, सेट ऑफ टर्मिनल्स को बिलोंग करती है। ठीक है जी, या टर्मिनल्स को बिलोंग करती है। तो उसको हम क्या करेंगे, एड ए टू सेट डब्ल्यू, उस ए को डब्ल्यू के अंदर डाल दें एंड द कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन को पी डैश के अंदर डाल दें। जो इस तरीके का वेरिएबल है उसको तो डब्ल्यू के अंदर डालें और पूरी की पूरी प्रोडक्शन को कहाँ पे डाल दें, पी डैश के अंदर डाल दें, जो हम बनाने जा रहे हैं पी से, क्योंकि ओरिजिनल मेरी ग्रामर है उसके जो सेट ऑफ प्रोडक्शन है उसको पी कहेंगे, जो हम पहले बनाने जा रहे हैं उसको पी डैश कहेंगे। कहता रिपीट अंटिल नो मोर वेरिएबल्स आर एडेड टू डब्ल्यू। सो स्टेप्स को, नीचे वाले स्टेप्स को तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक नए वेरिएबल ऐड होते रहेंगे। जब नए वेरिएबल ऐड होने बंद हो जाएंगे तो हम अपने काम को बंद कर देंगे। चलिए फॉर एवरी ए दैट बिलोंग्स टू वी, हर ए जो वी को बिलोंग करता है, फॉर विच पी एज ए प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म, जिसके लिए पी के अंदर प्रोडक्शन है किस टाइप की, ए ड्राइव x1 x2 x3 अप टू xn वेयर ईच xi बिलोंग टू वी यूनियन टी, जहाँ पे हर एक xi है वो किसको बिलोंग करता है, वी यूनियन टी का, यानी कि xi क्या है, वेरिएबल और टर्मिनल्स का स्ट्रिंग कॉम्बिनेशन है। ये xi's हैं, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड टर्मिनल, xi's आर आइदर टर्मिनल्स और वेरिएबल। सबसे पहले
हमने वो डाले जो सिर्फ टर्मिनल ड्राइव करते थे। अब दूसरे स्टेप के अंदर वो डालने जा रहे हैं जो प्रोडक्शन रूल्स हैं, एक्स आई वी यूनियन टी को ड्राइव करते हैं। तो बट जब हम उनको रिप्लेस करेंगे तो वो सारे टर्मिनल बन जाए, यानी कि एड ए टू डब्ल्यू एंड द कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन टू पी डैश, एड ए टू सेट डब्ल्यू एंड द कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन टू इन पी डैश। तो ऐसे वेरिएबल्स को ए को तो डब्ल्यू के अंदर डाल दो, कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन को पी डैश के अंदर। Now P dash is the set of all productions in P whose symbols are all in V union T। तो अब कहता P dash के अंदर क्या होंगी, वो सारी प्रोडक्शन आ जाएंगी P की जिनके सिंबल किसके अंदर हैं, V यूनियन T के अंदर है, यानी कि या तो वेरिएबल्स एंड टर्मिनल के सेट के अंदर। एनी वेरिएबल नॉट इन V dash, कोई भी ऐसा वेरिएबल जो V dash के अंदर नहीं आया, are useless and can be dropped along with the corresponding production। जो वेरिएबल V डैश के अंदर नहीं आया, V डैश P डैश है, P डैश प्रोडक्शन का सेट है, V डैश हमारा वेरिएबल का सेट है। जो भी वेरिएबल V डैश के अंदर नहीं आया वो मेरे लिए यूजलेस है, उसको आप ड्रॉप कर सकते हो, उसको आप डिलीट कर सकते हो, कॉरस्पॉन्डिंग उसकी प्रोडक्शन को भी डिलीट कर सकते हो। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, रिपीट अंटिल नो मोर वेरिएबल्स आर एडेड टू डब्ल्यू। अब तब तक रिपीट करें जब तक नए वेरिएबल ऐड किए जा रहे हैं या जब तक नए और ऐड नहीं किए जाएंगे। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू बी, हर एक ए जो वी को बिलोंग करता है, हर एक ए जो वी को बिलोंग करता है। फॉर विच पी एज ए प्रोडक्शन, जिसके अंदर ऐसे ए के लिए पी के अंदर एक प्रोडक्शन है किस टाइप की, ए ड्राइव्स x1 x2 x3 अप टू xn, जहाँ पे एक्स आई किसको बिलोंग करता है, वी यूनियन टी को बिलोंग करता है। एक्स आई क्या है, या तो टर्मिनल है या वेरिएबल है, एक्स आई क्या है, या तो वेरिएबल है या टर्मिनल है। ठीक होगी जी बात। एड ए टू सेट डब्ल्यू, ए को डब्ल्यू के अंदर ऐड कर दो, कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन को पी डैश के अंदर ऐड कर दो। अब पी डैश के अंदर क्या आ गई, वो सारी प्रोडक्शन आ गई पी की जिनके सिंबल्स वी यूनियन टी को बिलोंग करते हैं, जिनके सिंबल्स वी यूनियन टी को। एनी वेरिएबल नॉट इन वी डैश, जो वेरिएबल वी डैश के अंदर नहीं है वो यूजलेस हो गए, उनको आप ड्रॉप कर सकते हो और कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन को भी हटा सकते हो। चलिए जब दूसरा देखते हैं, स्टेप 2 के अंदर, स्टेप 1 के अंदर हमारे पास, स्टेप 1 के अंदर हमारे पास पी डैश का सेट बन गया प्रोडक्शन का। स्टेप 2 के अंदर पी डैश को हम फर्दर रिड्यूस करेंगे टू गेट द फाइनल ग्रामर पी डबल डैश, जो कि हमारी फाइनल होगी। सो इनिशियली एड एस टू सेट डब्ल्यू, अब नए सेट डब्ल्यू बनाने हैं तो खाली सेट डब्ल्यू ले लीजिए, उसके अंदर सबसे पहले एस डाल, एंड ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्शंस इन पी डबल डैश, और एस की जितनी भी प्रोडक्शंस हो उन सबको पी डबल डैश के अंदर डाल दो। एस की जितनी भी प्रोडक्शंस हो उसके किसके अंदर डाल दो, पी डबल डैश के अंदर डाल दो। इफ एस इज नॉट इन द ग्रामर, अगर मान लीजिए एस ग्रामर के अंदर नहीं है, ऐसा हो सकता है कुछ ग्रामर हो जिसके अंदर एस ना हो, देन कंसिडर द फर्स्ट वेरिएबल ऑफ द ओरिजिनल ग्रामर, फिर ओरिजिनल ग्रामर का जो पहला वेरिएबल होगा वो कंसिडर कर लें और उसको स्टार्टिंग वेरिएबल अज्यूम कर लें, उसको डाल लें एस की जगह पे। फिर नीचे वाले स्टेप, रिपीट अंटिल नो मोर वेरिएबल्स एंड और टर्मिनल्स एडेड टू डब्ल्यू। अब नीचे वाले स्टेप एग्जीक्यूट करें जब तक नए वेरिएबल या टर्मिनल ऐड नहीं किए जाते। जब तक ऐड किए जा रहे हैं तो नीचे रिपीट करते रहें, जब ऐड होना बंद हो जाएंगे तो आप भी काम बंद कर दें। फॉर एवरी ए, फॉर एवरी ए, फॉर एवरी ए ऑकर्स इन द राइट हैंड साइड ऑफ द प्रीवियस प्रोडक्शन, हर एक ए जो प्रीवियस प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड में आया, एड ए टू डब्ल्यू, उस ए को सेट डब्ल्यू के अंदर ऐड कर दो, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन पी डबल डैश, कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन को पी डबल डैश के अंदर ऐड कर दो। आल्सो ऐड ऑल द टर्मिनल ऑकर इन दिस प्रोडक्शन टू डब्ल्यू, और जितने टर्मिनल आए उनको भी डब्ल्यू के अंदर डाल दो। वेरिएबल तो डालने ही डालने हैं और क्या डालना है, टर्मिनल भी डालने हैं डब्ल्यू के अंदर। ठीक होगी जी बात। तो ये स्टेप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है जी। और अब हम एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से आपको बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। चलिए पहली एग्जाम्पल, एलिमिनेट यूजलेस वेरिएबल प्रोडक्शन फ्रॉम द गिवन ग्रामर। अब सबसे पहले ग्रामर को देखिए, ग्रामर के अंदर कोई नल प्रोडक्शन नहीं है, ग्रामर के अंदर कोई यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, तो हम सीधा तीसरे स्टेप पे शुरू कर सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी होता तो हम पहले
उस उनको रिमूव करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो हम सीधा तीसरे स्टेप से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले रिमूव ऑल वेरिएबल्स एंड प्रोडक्शन दैट कैन नॉट ड्राइव ए टर्मिनल स्ट्रिंग। सबसे पहले वो सारी वेरिएबल्स और प्रोडक्शन रिमूव करनी है जो टर्मिनल स्ट्रिंग ड्राइव नहीं कर रहे, जो टर्मिनल स्ट्रिंग ड्राइव नहीं कर। चलिए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले W1 के अंदर हमने क्या डाला। अब W1 के अंदर देखिए हमने A डाला, B डाला और D डाला। क्योंकि A देखिए टर्मिनल को ड्राइव कर रहा है तो ये डाल दिया। B टर्मिनल स्ट्रिंग को ड्राइव कर रहा है, B ड्राइव डबल A, इसको डाल दिया। D टर्मिनल स्ट्रिंग को ड्राइव कर रहा है, D ड्राइव स्मॉल b, इसको डाल दिया। तो A W1 के अंदर क्या आ गया, A B D, और ये तीनों प्रोडक्शन भी पिक कर ली। एंड द कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्शंस आर A ड्राइव स्मॉल a, B ड्राइव डबल स्मॉल a, D ड्राइव्स B एडेड इन P डैश। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। W2 के अंदर ABD तो रहेगा ही रहेगा, यूनियन। अब मैं किसी भी रूल के अंदर ABD का या तो कोई भी कॉम्बिनेशन या अकेला डाल लूँ राइट हैंड साइड में और वो स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल बन जाए तो उसको भी ले लेना है। अब आप ध्यान से देखें। अब अगर मैं A को यहाँ पे डाल दूँ, A की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ, तो ये S ड्राइव्स डबल A बन जाएगा। तो नेचुरली S ड्राइव्स AA स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल बन गया। इसको मैं ले सकता हूँ, ठीक होगी जी बात। और इसको मैं नहीं ले सकता क्योंकि C हमारे पास अभी कुछ नहीं है, C के बारे में हमें नहीं पता, तो बस ये एक ही है। तो S मैंने ले लिया, S जो W2 है वो SABD बन गया। कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन क्या बन गई, कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन देख लीजिए क्या बन गई हमारे पास। कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन बन गई S ड्राइव्स AA बनेगी। अभी ये नहीं आएगी, ये अभी बाद में आएगी, ठीक है जी। चलिए S ड्राइव AA को P डैश के अंदर डाल दिया। चलिए यहाँ भी इसने वैसे डाल लिया तो यहाँ डाल दिया, तो यहाँ डाल लीजिए, अदरवाइज ये बाद में जब S आ जाएगा फिर अगली बार फाई S आएगा तो ये डलनी चाहिए थी। चलिए S ड्राइव AS एंड S ड्राइव AA इसको P डैश के अंदर ऐड कर दिया। तो W3 SABD बन गया। अब और आप कोई किसी के अंदर डालने की कोशिश करोगे तो ये नहीं डलेगा, इसमें भी नहीं डल सकता, इसमें भी C डालनी है, नहीं डल सकता। सो ये 5 हो गया, SABD आ गया। तो यानी हमारे पास ये प्रोडक्शंस बची हैं और ये वेरिएबल्स हैं जो टर्मिनल्स को डिराइव कर रहे हैं। सो क्योंकि W2 इक्वल टू W3 हो गया, W2 इक्वल टू W3, thus we reached that stage where no more changes occur in W, hence step 1 is over। स्टेप 1 हमारा खत्म हो गया। तो हमारे पास इंटरमीडिएट सेट ऑफ प्रोडक्शन आफ्टर स्टेप 1 वो क्या बनी, S ड्राइव AS AA, A ड्राइव स्मॉल a, B ड्राइव डबल A, D ड्राइव B, एंड स्टेप 2 हैज टू बी अप्लाइड ऑन दिस सेट ऑफ प्रोडक्शन। अब पहले स्टेप के अंदर क्या क्या रिमूव हुआ वो देख लेते हैं। हमारे पास बचा क्या है, ये 5 प्रोडक्शंस बची। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक तो ये C वाली प्रोडक्शन चली गई और एक ये S ड्राइव CB, ये 2 प्रोडक्शंस पहले स्टेप के अंदर मूव हो गई। ये दोनों की दोनों प्रोडक्शंस यूजलेस प्रोडक्शंस थी जो हमारे किसी भी काम की नहीं थी या किसी हमारी यूजफुल स्ट्रिंग को ड्राइव नहीं कर रही थी। अब दूसरा स्टेप लगाते हैं। रिमूव ऑल वेरिएबल्स एंड प्रोडक्शन दैट कैन नॉट बी रीच्ड फ्रॉम S, जो S से शुरू की हुई किसी प्रोडक्शन के अंदर नहीं आते, उन वेरिएबल्स को रिमूव करना है। तो अगेन अब शुरू कहाँ से करें, S से शुरू करें। W1 के अंदर सबसे पहले S डाला, W1 के अंदर सबसे पहले क्या डाला, S डाला, ठीक होगी जी बात। और कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन क्या ली, S ड्राइव AS, S ड्राइव AA, S ड्राइव AS एंड S ड्राइव AA, ये P डबल डैश के अंदर डाल ली क्योंकि S से शुरू की हुई जितनी भी प्रोडक्शंस थी स्टेप 1 के अंदर आई, उनमें से ये 2 बची थी, ये दोनों हमने डाल ली, S ड्राइव AS, S ड्राइव AA, ठीक है जी। ये कट चुकी थी, ये भी कट चुकी थी, ठीक है जी। तो इसको P डबल डैश के अंदर डाल लिया। अब इसमें क्या चीज़ आई, नहीं, एक कैपिटल A आया, एक स्मॉल a आया, एक स्मॉल a आया, एक कैपिटल S आया। तो चलिए इनको ऐड कर देते हैं। सो W2 इज इक्वल टू S यूनियन, नई चीज़ें क्या आई हैं, A और स्मॉल a,
सो ए और स्मॉल ए को ऐड कर दिया, एस ए कैपिटल ए स्मॉल ए बन गया। ठीक होगी जी बात। एस नहीं लेना क्योंकि एस ऑलरेडी था, इसलिए इसको नहीं। आगे चलते हैं। अब ए की प्रोडक्शन ऐड कर दीजिए नेक्स्ट स्टेप में जी। अब ए आया तो ए की प्रोडक्शन ऐड कर दी, ए ड्राइव स्मॉल ए, इसको पी डबल डैश के अंदर ऐड कर दिया। ठीक होगी जी बात। राइट हैंड साइड में क्या आया, ए आया। चलिए W3 को देख लीजिए, एस ए यूनियन स्मॉल ए। ठीक होगी जी, एस कैपिटल ए स्मॉल ए आ गया जो कि W2 के इक्वल है। ठीक होगी जी बात। W2 इक्वल टू W3 हो गया। Thus we reach that state where no more changes occur in W। तो हमारे पास तीन प्रोडक्शन बची, S drives AS, S drives AA and A drives small a। Hence the final grammar without use by variable production is as follows: S drives AS, S drives AA, A drives A। स्टेप 1 के बाद हमारे पास 5 प्रोडक्शंस थी, स्टेप 2 के बाद हमारे पास 3 बच गई, यानी कि दूसरे स्टेप के अंदर भी हमारे पास 2 प्रोडक्शंस खत्म हो गई। कौन सी रिमूव हुई वो देख लेते हैं। ये 2 प्रोडक्शन B ड्राइव्स डबल स्मॉल ए एंड D ड्राइव्स B, ये 2 प्रोडक्शन हमारे पास वो हैं जो रिमूव हो गई। तो हमारे पास फाइनल सेट ऑफ प्रोडक्शन कौन सी बची, ये बची। ठीक होगी जी बात। ये दोनों 3 हमारे पास बच गई। So this is the final set of production without useless variables and productions. So this is the first example. अब दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। हमने यूजलेस वेरिएबल प्रोडक्शन रिमूव करनी है गिवन ग्रामर में से। ग्रामर हमारे सामने है, इसके अंदर ना तो कोई नल प्रोडक्शन है ना ही कोई यूनिट प्रोडक्शन है, तो हम सीधा तीसरे स्टेप से शुरू कर सकते हैं। पहले 2 स्टेप हमें करने की जरूरत नहीं। सो रिमूव ऑल वेरिएबल इन प्रोडक्शन दैट कैन नॉट ड्राइव अ टर्मिनल स्ट्रिंग, ये पहला स्टेप हो गया हमारा। सो W1 के अंदर सबसे पहले एस डाला तो एस की W1 के अंदर सबसे पहले क्या डाला जी, एस। ठीक होगी जी बात। एस डाला तो कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन कौन सी ऐड हुई, एस ड्राइव्स ए, क्योंकि ए ही एक ऐसा है जिसके अंदर टर्मिनल ड्राइव हो रहा है। इसमें भी कोई टर्मिनल ड्राइव नहीं हो रहा, इसमें भी कोई टर्मिनल। एस ड्राइव ए, उसको पी डैश के अंदर ऐड कर दिया। W2 के अंदर एस यूनियन फाई कर दिया, क्योंकि और इस को डालने से ठीक है जी, इस यहाँ फाई की बजाय एस कर लेना। ठीक होगी जी बात। और ये ठीक है, पर यहाँ पे नया एक रूल आ जाएगा, एस ड्राइव्स, ये थोड़ी चेंजेज है, आप कर लेना एस ड्राइव्स एस, ये ऐड हो जाएगा। ठीक होगी जी बस। एस ड्राइव्स ए, दूसरे स्टेप के अंदर एस ड्राइव्स एस ऐड हो गया, क्योंकि एस था W1 के अंदर एस था, W2 के अंदर भी एस का एस ही रह गया। ठीक होगी जी बात। तो हम स्टॉप कर जाएंगे, नो फर्दर मूवमेंट। So W1 equal to W, thus we reached at the stage where no more changes occur in W, hence step 1 is over. But एक चेंज है, S drives AS नाम की एक प्रोडक्शन जो रह गई थी वो हमने ऐड कर दी। So एक तो स्टेप 1 के बाद क्या है हमारे पास, S drives A and S drives AS, ये आप ध्यान रखना, ये आपने नोट कर लिया। ठीक है जी। ये 2 प्रोडक्शन बची हमारे पास, बाकी सब खत्म हो गई। B ड्राइव्स डबल ए खत्म हो गई, A ड्राइव्स BA खत्म हो गई, S ड्राइव्स AB, ये 3 प्रोडक्शंस पहले स्टेप के बाद रिमूव हो गई। सो स्टेप 2 अब हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब हमने वो सारे वेरिएबल्स रिमूव कर देने या प्रोडक्शन रिमूव कर देने जो S से रीच नहीं की जा सकती। सो W1 के अंदर S डाला हमने। ठीक होगी जी बात। कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन कौन सी डाली, S ड्राइव्स A एंड S drives AS, ये दोनों डाल दी। ठीक होगी जी बात। ये P डबल डैश के अंदर डाल दी। W2 के अंदर क्या आ गया हमारे पास, S यूनियन A, नया वेरिएबल A आया है तो S A बन गया। ठीक होगी जी बात। फिर W3 ले लिया, W3 के अंदर कोई नई चीज़ ऐड नहीं हुई क्योंकि कुछ नई चीज़ आई नहीं, तो S A का रह गया, W2 इक्वल टू W3 हो गया, बात हमारी खत्म हो गई। Hence we reach a state where no more changes occur in W।
W2 इक्वल W3 हो गया। हम ऐसी स्टेज पे पहुंच गए जहां और कोई चेंजेस ऑकर नहीं हो सकती। सो फाइनल ग्रामर विदाउट यूजलेस वेरिएबल क्या बनी? S ड्राइव्स A एंड S ड्राइव्स A S। ठीक है जी, S ड्राइव्स A एंड S ड्राइव्स AS। ये दो प्रोडक्शन के साथ हमारी फाइनल ग्रामर बन गई है, ये आपने नोट कर। So this is how we can remove useless variables and productions from the given context-free grammar. फिर आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि रिड्यूस्ड ग्रामर बनाए। रिड्यूस्ड ग्रामर का मतलब है यूजलेस वेरिएबल्स एंड सिंबल्स आपने हटाने। सो ए CFG is said to be reduced if it has no null productions, no unit productions and no useless symbols. ये तीनों चीजें नहीं है तो ग्रामर मेरी रिड्यूस्ड ग्रामर है। It can be obtained by applying the following 3 steps in the given order. तो ये कैसे obtain की जाएगी? ये 3 स्टेप आपने इसी ऑर्डर में लगाने हैं। अगर ऑर्डर बदलोगे तो बात गलत हो जाएगी। सबसे पहले आपने नल प्रोडक्शन हटानी है, फिर आपने यूनिट प्रोडक्शन हटानी है, फिर आपने यूजलेस सिंबल हटाने हैं। अगर पहले यूनिट हटा दोगे फिर नल हटाओगे तो ग्रामर हमारी जो आंसर आएगा वो हमारा गलत हो जाएगा। सो इन्हीं ऑर्डर में सबसे पहले नल प्रोडक्शन हटाएं, फिर यूनिट प्रोडक्शन हटाएं, फिर आप यूजलेस सिंबल्स ग्रामर में से हटा दीजिए। तो ग्रामर जो ऑब्टेन होगी वो हमारी रिड्यूस्ड ग्रामर होगी। और ये तीनों स्टेप हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको आपने परफॉर्म करना है। अगर नल प्रोडक्शन नहीं है, यूनिट प्रोडक्शन है तो यूनिट प्रोडक्शन हटाएं, फिर यूजलेस सिंबल हटाएं। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है और आपको कह रहा है ग्रामर को रिड्यूस करें तो सिंपली यूजलेस सिंबल्स को हटा दीजिए। जो चीज़ नहीं है उसको छोड़ दीजिए और अगला स्टेप को एग्जीक्यूट करना है। आप होमवर्क के लिए आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहली ग्रामर के अंदर से आपने क्या हटाना है? यूनिट प्रोडक्शन हटानी है। इसमें अब आपने ध्यान देना है, इसके अंदर एक नल प्रोडक्शन है तो सबसे पहले आपने नल प्रोडक्शन हटानी है, फिर इसमें से जो चीज़ें बचेंगी उसके लिए उसमें से आपने यूनिट प्रोडक्शन हटानी है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, उसमें से आपने नल प्रोडक्शन हटानी है। ठीक होगी जी बात? तो इसमें कोई इशू नहीं है, नल प्रोडक्शन तो आप सीधे हटा सकते। तीसरी जो क्वेश्चन है उसके अंदर में से आपने यूजलेस सिंबल हटाने हैं, बट ध्यान दीजिए इसके अंदर नल प्रोडक्शन है तो सबसे पहले आपने नल प्रोडक्शन हटानी है। नल प्रोडक्शन हटाने के बाद आपने इसमें अगर आप देखोगे तो यूनिट प्रोडक्शन भी है, आपने यूनिट प्रोडक्शन हटानी है। फिर जो आंसर आएगा उसमें से आपने यूजलेस सिंबल्स को प्रोडक्ट रिमूव करना है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो रिड्यूस्ड ग्रामर का है, ये आपका क्वेश्चन है वो यूनिट प्रोडक्शन का है, बट पहले इसमें से नल प्रोडक्शन हटानी है, और ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ नल प्रोडक्शन का है। ये तीनों क्वेश्चन करने हैं आपने और इसका मेरे को सेंड करना है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।